इस वक्त जो टैली हम देख रहे हैं और इस वक्त जो डेटाज हैं इस वक्त स्क्रीन पर, तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। और न्यूज नेशन की जो हमारी ग्राफिक्स की टीम है, एक एआई वीडियो है जो हमने बनाया है, बहुत रोचक सा है। मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो भी उसको देखें, फिर उसी पर हम प्रतिक्रिया लेते हुए आगे की बात करेंगे। दिखाइएगा जरा। तो इस एनिमेशन में तो गोल शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अचानक से कब चेहरा बदल दे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें शुभेंदु अधिकारी हीरो हैं। मनोज सर, ये जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर जो नक्शा दिख रहा है उसमें ये पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हाँ जी, वो भी है। और साथ में एक और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर वोट परसेंटेज का डिफरेंस देखें तो 3% का डिफरेंस है, टू बी प्रिसाइज 2.8%। और अगर हम देखें कि जो एसआईआर में जो ट्रिब्यूनल में जो लोग गए हैं अपना वोट का उसके में, तो वो है 4% ऑफ द टोटल वोट्स जी। तो एक आर्गूमेंट ये हो सकता है कि ये जो गैप है, जो लोग ट्रिब्यूनल में गए हैं, ये जीतने और हारने का अभी तक का जो डेटा है वो नंबर ऑफ वोटर्स वो ज़्यादा है और जीत का गैप कम है। और दूसरा एक और ये भी हो सकता है कि अगर मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो 4% यहाँ होते तो ये 3% का अंतर ना होता ना। हाँ, हो सकता है नहीं होता। और अगर वो टीएमसी के वोटर होते तो हो सकता है कि टीएमसी को लीड होती, है ना। ये मतलब ऐसे है नहीं बिल्कुल भी कि वो सारे वही होंगे। आधे यहाँ होंगे, आधे यहाँ होंगे, 60% वहाँ, 40% वहाँ, ऐसे होंगे। दूसरा, हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि एसआईआर 30 से 50 सीटों के ऊपर में उनका इम्पैक्ट है जी। तो अगर लेट इज अज्यूम, ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है प्योर, कि अगर मान लीजिएगा कि वो 30 से 50 सीटें, अगर वो 50 सीटें होती टीएमसी के पास जाती, फॉर दैट मैटर 40 सीटें होती टीएमसी के पास जाती, तो भी हो सकता है कि थोड़ा अंतर होता, तो मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाता, थोड़ा और ज्यादा कांटे का हो जाता है। और सवाल है सर, जब हम ये वीडियो दिखा रहे थे ना गोल करते हुए, उससे पहले गेम में होता है मैन टू मैन मार्किंग, मतलब आप जो कर रहे हैं हम वही करेंगे। सर, क्या यही हुआ है पूरे चुनाव में? आपने कहा कि अब मच्छी अंडा नहीं खाएंगे तो लो जी खा लिया हमने। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा आप रात में घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने कहा आप 2 बजे तक निकला, हम इसको सुनिश्चित करेंगे। वो बोल रहे हैं हम महिलाओं के खाते में पैसे देते हैं, हमने कहा हम डबल करेंगे। तो क्या ये एक अच्छा गेम था? हाँ, देखिए ऐसा है कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो भी नैरेटिव सेट करता है जीत उसी की होती है। आप 2014 को देखें तो मोदी ने नैरेटिव सेट किया, कांग्रेस उसका जवाब देती थी। पिछले इलेक्शन में जो नैरेटिव था वो कांग्रेस ने सेट किया, बीजेपी उसका जवाब देती थी, तो बीजेपी की पोजीशन कंपैरेटिवली नीचे हो गई। इस इलेक्शन में बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया और टीएमसी को उसका जवाब देना पड़ा। तो जैसे आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, वो भी एक वो थी, स्ट्रेटेजी थी, और मेरे को लगता है कि उसका भी काफी ज्यादा। सर, ये जो कुछ कह रहे हैं, पयोधी, आपका एक सवाल था कि ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए एक सभा की थी 2019 के लोकसभा चुनाव मंच पे सारे नेताओं को बिठाया था, सबको बुलाया था, केवल एक सीपीएम के लोग नहीं आए थे। और ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी जिसके कारण विपक्षी एकता नहीं हो पाई थी। एक तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने किसी भी विपक्ष को जगह नहीं दी, और दूसरा कहा जहां जो मजबूत है वो लड़े। तो इसका मतलब ये था कि वो अपने राज्य में तो किसी को मौका नहीं देना चाहती थी, लेकिन दूसरी जगह मौका चाहती थी। इस कारण विपक्षी एकता नहीं हो पाई। ठीक है, इंडिया गठबंधन बना, सब बना नहीं, लेकिन ममता ये जानती थी कि आपसी ना तो सीट बंटवारे पे कोई मान रहा था ना किसी चीज पे। उनको लगा कि पहले जो मेरा बंगाल है उसे मैं जाने नहीं, उन्होंने अगर इनके चक्कर में पड़ी रही तो मेरा साथ भी खेला हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा था कि जो जहां मजबूत है वो लड़े। तो जिस कारण कई जगह समझौते नहीं हुए। लेकिन देखिए, इस चुनाव का एक बड़ा कारण क्या होगा, जैसे हम ये मान के चल रहे थे कि पंजाब में टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में होगी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब टक्कर में, मुख्य टक्कर में बीजेपी रहेगी। वहां
बिल्कुल, तो रास बिहारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे दो और खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे एडिटर इन चीफ मनोज गेरोला जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। टैली इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर एक बड़ा उलटफेर होते हुए हम बंगाल में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 187 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बम्पर बहुमत का भी आंकड़ा बहुत ज्यादा पार कर चुकी है। आगे आप ये कहिए कि बीजेपी और टीएमसी 101 पर सिमटी हुई यहां पर नजर आ रही है। तो बीजेपी का ये सपना एक यही प्रदेश आप कह सकते हैं, राज्य जो यहां पर रह गया था और जो उनके बीजेपी के संस्थापकों में से एक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उनकी जन्मस्थली और अब यहां उसको भी फतेह करते हुए नजर आ रहे हैं। एनके सर, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि बीजेपी के लिए कहा जाता है ना कि एक विचारधारा के साथ सर वो आगे बढ़ती है और वो है राइट विंगर, है ना, और जहां कोई इसका विरोध करता है तो वो बट जाता है और यही फायदा दरअसल बीजेपी को होता है। कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया क्या? हाँ, पहले एक कोई पौराणिक किस्सा है कि कोई एक ऐसा होता था जो उसके सामने दुश्मन अगर सामने से आता है तो उसकी आदि शक्ति घट जाती थी, कुछ उस टाइप का है। ये बिल्कुल वैसे ही है। बाली का मैं नाम नहीं ले रहा था, बाली बिल्कुल सही कह रहे। तो राम को छिप के मारना पड़ा, अब पता नहीं राम कौन है, लेकिन ये है कि हिमानी आपने सही कहा है। आप गौर कीजिए जो ट्रेंड है, हम मनोज जी अभी आप इशारा यही कर रहे थे आपस में, ये तो 2/3 की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सर, 2/3 1/3 हो जाएगा ये। अब जबकि ममता का सपना ये था कि अब की बार हम 2/3 लेंगे क्योंकि इनको फिर तोड़ने की दिक्कत, मतलब 200 प्लस तो वो कह रही थी। हाँ, कह रही थी, और ये उल्टा हो गया है, 2/3 बीजेपी को जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अजीब फेनोमेनन है। सच पूछिए तो मैं अपने 46 साल के जर्नलिस्टिक करियर में इतना बड़ा फेलियर मुझे कभी नहीं हुआ था कि मैं बीजेपी के वेस्ट बंगाल के चुनाव के एनालिसिस में इतना बुरी तरह फेल हुआ हूं। तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मैं इसमें सही नहीं हूं। सर, हिंदुत्व की राजनीति अपने पीक पर अब यहाँ पर नजर आ रही है कि कितनी बड़ी बात, आप इसको किस तरीके? बिल्कुल, और नहीं, और पब्लिक, हम ये नहीं करें कि बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी, ममता ने गलती क्या की, ये सब एक अलग बात है। बिल्कुल, जनता तो वोट दे रही है ना। Exactly. जनता ने अगर 45, 46, 47% वोट जो अंत में आएगा तो हो सकता है 46% से ऊपर जाए, वो 6% का क्वांटम जब लोकसभा के मुकाबले रहा हो कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी को जिताना था, उस समय आपका वोट परसेंटेज 39 रहा हो और आज वो क्वांटम जंप लेके 46, 45 पे पहुंच रहा हो, तो इसका मतलब है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है। और वो हिंदू कंसोलिडेशन जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि बीजेपी केवल इसी बात पे जीतेगी। वो 70% में जो कंसोलिडेट वो होता 54% के आसपास का अभी तक आ रहा है रुझानों में कि हिंदू पूरी तरह से इनके पक्ष में कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन एक बात मनोज जी ये दिखाई देती है कि पिछले 2014 के बाद एक स्थिति ऐसी आई है कि जनता डिसाइसिव मैंडेट देने लगी है, यानी एक तरफा साहब, बिल्कुल कोई बीच का टक्कर क्लोज कुछ नहीं, बट डिसाइसिव है पूरा, एक तरफा भी। हाँ, देखिए मेरा देखिए चाहे बंगाल की बात हो, चाहे जो बाकी स्टेट्स हैं उनकी बात हो, मेरा ये मानना है कि कम्युनलिज्म तो एक फैक्टर है, जो पोलराइजेशन हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो तो चलो एक फैक्टर है, लेकिन वो अकेला फैक्टर नहीं है। आपने महिलाओं को फ्रीबीज दी, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन मेरे को लगता है कि आज की डेट में लोगों के एस्पिरेशंस भी बड़े हैं, लोगों को अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए। बंगाल के काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो देखते हैं कि दिल्ली में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट हमारे स्टेट में क्यों नहीं है। तो मेरे को लगता है कि शायद उनको लगता होगा कि भाई एक बारी हम इस सरकार को चेंज करें। अगर हम हालत देखें पिछले 15 साल में, और फॉर दैट मैटर लास्ट 45 साल में, बंगाल की हालत कोई अच्छी नहीं है। दिन प्रतिदिन बंगाल की हालत में डाउनफॉल ही हुआ है। अगर हम बंगाल के पैरामीटर्स को बाकी स्टेट से कंपेयर करें, लगता है कि नहीं वो तो बहुत पीछे हैं, बंगाल तो भी ठीक है। लेकिन बंगाल को अपने ही बंगाल से कंपेयर करें जो कि आज़ादी के टाइम था या उससे पहले था, या बंगाल के उन्हीं लोगों ने जो कि पहले देखा होगा, तो उसमें डिक्लाइन हुआ है। सिटीज़ में जाओ तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ, या और फॉर दैट मैटर अगर हम विलेजेस में जाते हैं तो वहाँ जैसे वहाँ भी नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी वगैरह की आ जाती है। लंबे टाइम तक अगर कोई, हाँ, एक प्रॉपर जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, इनकम्बेंट पार्टी है, जो भी रूलिंग पार्टी है, उसका रूलिंग पार्टी का एक फॉर्मूला बन गया है जीतने का
और वो ये था कि जो उनके वर्कर हैं सारे उन्हीं के काम होते थे, नौकरी मिलनी हो तो पार्टी वर्कर्स को ही मिलेगी, अगर जो सरकारी स्कीम्स हैं उनमें ज़्यादा फायदा जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं को मिलता था। और कम्युनिस्ट रिजीम में तो में भी ये काफ़ी था और यहाँ भी था। तो मेरे ख्याल से अब लोगों के एस्पिरेशन लोगों को जो